अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायो की ब्रांच है जिसमें हम बायो के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से मुराद यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल है, तो सेल्स के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जैसे कि सेल के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा अमल होता है जिसके नतीजे में सेल के अंदर एनर्जी बनती है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन को जब हम समझ रहे होंगे, इट मीन्स वी आर स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, जिसके ज़रिए प्लांट्स के अंदर खुराक तैयार होती है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले के प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। तो इस रिएक्शन को यानी कि फोटोसिंथेसिस को भी हम बायोकेमिस्ट्री में समझते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका हमने स्ट्रक्चर समझना है और इनका फंक्शन समझना है। जैसे कि डीएनए है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो स्ट्रैंड्स हैं, धागे हैं, ये किससे मिलकर बने हुए हैं, या ये डीएनए काम कैसे करता है। तो यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके, बायोमोलिक्यूल्स के हमने स्टडी करने हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि हाउ डीएनए वर्क्स, डीएनए कैसे काम करता है, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी, ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, ये शुगर का खानदान है, इसमें तमाम किस्म की शुगर्स आ जाएंगी। लिपिड्स, इसमें चिकनाई आ जाएगी। प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। साइज के लिहाज से हमारी बॉडी में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है, हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। और दूसरे वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है, हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका साइज़ लार्ज होता है। जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जाम्पल है। हमारा जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियस है और ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। यानी सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मजमूई तौर पर हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में अगर 100% जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 93% जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आ जाता है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स, लिपिड्स। ये जो है ऑलमोस्ट 93% बनाते हैं, 93% होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। बाकी का जो 7% है उसमें वाइटामिन हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे कि C6H12 ये ग्लूकोज है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑर्गेनिक। लेकिन इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेस है, साल्ट्स है, नमकियात है। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में 7% होते हैं जस्ट। बाकी का 93% जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, जैसे कि जो सेल है इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म में अगर इस प्रोटोप्लाज्म में से पानी को निकाल दें तो बाकी का जो सारा बचेगा ना वो ड्राई होगा, खुश्क होगा। तो वो जो ड्राई मैस है उसमें बचते हैं पीछे मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर को निकाल के बाकी के जो ड्राई खुश्क फॉर्म में है वो क्या है,
बायोमोलिक्यूल्स। उसमें से 93% कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, DNA RNA यानी न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई। बाकी के 7% कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस, साल्ट्स और विटामिन्स। तो जितने भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, उन तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या है कि तमाम रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। अब मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरीज हैं, यानी कि ये दो तरह की होते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। यानी कि जो सेल में रिएक्शंस हो रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक रिएक्शन वो जिसमें कोई चीज़ बन रही है और दूसरे रिएक्शंस वो जिसमें कोई चीज़ टूट रही है। तो दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है कि सेल के अंदर प्रोटीन बन रही है। अब प्रोटीन को बनाने के लिए हमारा सेल क्या करता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड को जमा कर लेगा। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? इसके अंदर भी एटम्स ही होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं इनको जोड़ दिया जाएगा और इनको जोड़कर क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईंटों को जोड़ के दीवार बन जाती है, तो ईंट छोटी है, दीवार बड़ी है, इसी तरह अमाइनो एसिड छोटे हैं और प्रोटीन बड़ी है। तो इसमें ज़्यादा पेचीदा कौन सी है? प्रोटीन ज़्यादा पेचीदा है, कम्प्लेक्स है, जबकि अमाइनो एसिड सिंपल है। ठीक है, तो ये इसमें इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है और इसमें कुछ बन रहा है, प्रोटीन बन रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में आपने देखा कि सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर क्या बना रहे हैं? कम्प्लेक्स बना रहे हैं। जैसे कि प्रोटीन्स की तैयारी हो रही है किससे? अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटा यानी काटने से, याद रख लो, ब्रेक से याद रख लो। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को जब तोड़ा जाएगा, जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारे क्या निकलेंगे? अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है ये छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस हैं, जबकि प्रोटीन क्या है? बड़ी है और ये कम्प्लेक्स यानी पेचीदा है। तो इसमें कम्प्लेक्स को थोड़ा ब्रेक किया जाता है किसमें? सिंपल में। तो जैसे कि लेट्स से एक दीवार है, उसको बनाने के लिए ईंटों को जोड़ा जाएगा। ज़ाहिर बात है उस दीवार को बनाने के लिए एनर्जी पुट की जाएगी। तो यानी कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें एनर्जी क्या होती है? इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जब कुछ ब्रेक होता है तो वो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? ज़ाया। जैसे कि लेट्स से किसी ने मेहनत से दीवार बनाई और उसको किसी ने तोड़ दिया, तो उसकी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। खैर, तो इसी तरह क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो उनको जोड़ने के लिए दरमियान में क्या यूज़ होगा? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। तो अब इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में होती है एनर्जी। तो यानी प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? पुट करनी पड़ रही है। तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एनाबॉलिज्म में। जब यही प्रोटीन टूटेगी तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। सो अब आपको इन दोनों टाइप्स की समझ आ गई होगी, एनाबॉलिज्म की और कैटाबॉलिज्म की। तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपने नोट कर लेनी है। अब आप ऐसे करें कि बुक खोल ले, पेज नंबर 94, और उसमें आपको टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है मेजर बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस। यानी कि हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल ज़्यादातर पाए जाते हैं और उनका क्या काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट जो है ये वो वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं जो 93% हमारे सेल में, हमारी बॉडी में होते हैं। तो 93% हमारे जो सेल में है मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये ज़्यादा मिकदार में है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी जाए सेल में, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर के खानदान को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? ये एनर्जी का जरिया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर है और शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होती है? प्रोटीन्स है। इसके अलावा सेल के अंदर आपको पता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पूरी डिटेल से। चैप्टर नंबर 3 में शायद हमने सेल को बहुत डिटेल से पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका अपना अपना काम होता है। ये सारी क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। इनके अपने अपने नाम है और अपना अपना फंक्शन है। तो जो प्रोटीन्स हैं ये साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या है? इसके ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, इसमें प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा ये गोल्जी अपरेटस है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं। लाइजोसोम सेल के अंदर होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया आई थिंक यहाँ नहीं बना हुआ, तो सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स। प्रोटीन्स किसके तौर पे काम करते हैं? एंजाइम्स के तौर पे। एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं। तो हार्मोन्स भी किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। सारे नहीं, सम हार्मोन्स किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। जैसे कि कद बड़ा करने वाला हार्मोन है। इसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी, इसको बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। और सेल की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो सेल, जैसे मैंने बताया कि सेल की मेम्ब्रेन में भी क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। तो सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है या कोई चीज़ बाहर जानी है तो उसको, यानी कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से मुराद को कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है, तो इसको कहते हैं सेलुलर ट्रैफिक। इसको भी कौन कंट्रोल कर रही है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन्स। इसके अलावा लिपिड्स यानी चिकनाई, तो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी चिकनाई होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी चिकनाई होती है। और जो लिपिड्स होती हैं, इसका जो चिकनाई है ना, जैसे कहते हैं घी खाओ तो ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो चिकनाई के अंदर भी क्या होती है? एनर्जी होती है। इसके अलावा जो चिकनाई है ना, ये इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर से कोई चीज़ गुजरे ना। तो जो इंसुलेटर है ना, जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के नीचे जो फैट है, चिकनाई है, उस चिकनाई का फ़ायदा ये है कि बाहर वाली जो हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर तक नहीं जा पाती। तो यानी कि जो ये लिपिड है ना, फैट है, चिकनाई है, ये काम कर रही है इंसुलेटर का, यानी ये पास होने नहीं दे रही, गुजरने नहीं दे रही। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कौन बना रहा है? लिपिड्स बना रही है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो जो डीएनए है ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होती है ऑर्गेनेली, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है प्लांट्स में। तो इसके अंदर भी डीएनए होता है। तो डीएनए में एक्चुअल क्या होती है? डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स है, छोटे छोटे पीसेस, ये जीन्स है। तो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है कि सेल में कौन सी चीज़ बननी है, कब बननी है, कैसे बननी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन्स के पास है। तो जो यूकेरियोट है ना, जैसे कि दो तरह के सेल होते हैं, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे कि ये यूकेरियोटिक सेल है और ये वाला सेल प्रोकैरियोटिक है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया का होता है। तो देखिए, बैक्टीरिया का ये डीएनए जिस जगह पे पड़ा हुआ है ना, उस जगह पे, उस इलाके को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो डीएनए किस जगह पे पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर, न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल का डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जो डीएनए है, इसका फंक्शन क्या है कि इसके पास जीन्स होती हैं और जीन्स के पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। बॉडी में कोई डेवलपमेंट होनी है, कोई चीज़ बननी है, फंक्शन कैसे होना है, ये जानदार की खुसूसियात, हाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, इन तमाम खुसूसियात को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रही है। अच्छा, इसी तरह ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ बननी होती है, मिसाल के तौर पे ये राइबोसोम है, इसका काम है कि इसने बनानी है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपको, जैसे मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। तो इस प्रोटीन को किसने बनाना है? राइबोसोम ने। लेकिन राइबोसोम को कैसे पता है इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाने की जो सारी इंस्ट्रक्शन है, सारी हदायत है कि इसको कैसे तैयार करना है, वो सारा किसके पास है? वो सारा नॉलेज किसके पास है? वो डीएनए के पास है। यानी कि जो डीएनए है उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब डीएनए खुद तो चल के इसके पास नहीं ना आएगा, क्योंकि यह ओरिजिनल डीएनए है। बिल्कुल इसी तरह, जैसे मैं पहले भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि मोहल्ले में एक आंटी, उसके पास रेसिपी है बनाने की बिरयानी, ठीक है, बिरयानी बनाने की। तो वो अपनी डायरी कभी भी नहीं आपको देगी कि ये ले लें, आप यूज़ कर लें। तो वो अपना ओरिजिनल डाटा नहीं देगी, बल्कि वो क्या करे, कितना कर सकती है, वो कहेगी आप अपनी कॉपी पे सारा कुछ नोट कर ले, कॉपी कर ले। तो आप अपनी कॉपी पे वो लिखोगे और लिख के घर ले आओगे और उसको देखते हुए बिरयानी बना लोगे। तो सेम इसी तरह ये जो डीएनए है, इसको देखते हुए इसकी कॉपी बनती है और इसकी कॉपी को हम कहते हैं आरएनए। ये आरएनए किसके पास जाता है? ये आरएनए जाता है जैसे कि ये आरएनए बन गया और ये आरएनए किसके पास गया? राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम ने वो, क्योंकि आप समझ रहे हैं राइबोसोम वो चूल्हा है जो ऑटोमेटिक है, वो इस
सारी कॉपी को पढ़ेगा, मतलब इसके अंदर जो भी हदायत होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, बनाने का तरीका होगा, वो देखेगा, उस लिहाज से वो अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बना देगा, प्रोटीन्स बना देगा। तो यानी कि आरएनए का काम किया है कि इसने डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आनी है और क्या बना देनी है, प्रोटीन्स बना देनी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।